इसकी जो है ना जल्दीबाजी में शादी कर दो, यानी मेरी। तो ये चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, धीमे धीमे ये अपने आप लाइन पे आ जाएगा। मैं उस चीज़ को समझ गया कि ये सोच रख करके ये करवाना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम था इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और शादी के कार्ड वगैरह भी छप गए थे। इधर इन्होंने, पिताजी ने भी अपनी तैयारियां कर ली थी सब चीज़ों की, और मेरे लिए हर सेकंड ऐसी जा रही थी कि मेरे जैसे जीवन खत्म होने वाला है। उस आपका मेरे शरीर पे पूरा हक है, पूरा अधिकार है, तुम्हारा दिया हुआ ही जीवन है। मगर ये जो मन है या मेरी आत्मा है जिस पे मेरा भी अधिकार नहीं है, वो ईश्वर के द्वारा दी गई एक चीज़ है, और उसने उसे कहीं और बिठा दिया है। अब मैं चाह करके भी उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। नहीं, ये नहीं हो पाएगा। किसी तो शादी कर ही नहीं रहे हो, आप कर रहे हो मेरे पिताजी के रसूख से, मेरे पिताजी की वैल्यू से, मेरे पिताजी की जो भी संपत्ति, जो भी उनका ओहदा है, उसको देखकर आप उस चीज़ से शादी कर रहे हो, ना कि मुझसे। तो मैं आपको ताउम्र मिलूंगा भी नहीं। लास्ट वीडियो में मैं लगभग सारी चीज़ें क्लियर कर देना चाहता था, मगर वो थोड़ी कम रह गई। इस वीडियो में पूरी कर लेंगे उसको जहाँ तक है, ताकि स्थिति आगे के लिए साफ रहे। फिर अपनी इस सीरीज़ को बंद करूँगा मैं, क्योंकि मुझे जब वो वीडियो मैंने बनाई फिर उसको खुद देखा है, तो मतलब एक ऐसी नज़र से देखा है जैसे एक नए इंसान की, जैसे कोई किसी को मालूम नहीं मेरे बारे में कुछ भी और उसने साथ देख ली, तो एक नेगेटिव रोल सा नज़र आएगा पिताजी का। तो वो मैं चाहता नहीं किसी कीमत पे, और ना वो हैं। बस मेरे कैरेक्टर के साथ उनका तालमेल नहीं है, सिर्फ ये प्रॉब्लम है। बाकी वो इंसानियत के नाते एक बेहतरीन इंसान है, एक बेहतरीन पिता हैं, पूरी जिम्मेदारी निभाई है उन्होंने, और ईमानदारी की मिसाइल बोलूँगा मैं तो अपनी नज़रों में। और न किसी का कुछ बुरा सोचना कभी, न किसी के साथ बुरा किया अभी तक। तो कोई गलत सोच उनके बारे में प्लीज़ मत सोच लेना। वैसे मैं इन वीडियोस को शायद आगे जाके प्राइवेट कर दूंगा, बस अभी अंदर की हैं तो थोड़ी निकल रही है। मुझे थोड़ा अच्छा सा लग रहा है कि हाँ, ये जो मेरे अंदर जो दर्द है, या अंदर जो मेरे एक कमी जो मुझे झलकती रहती है, खटकती है अंदर, परेशान करती है मुझे, तो वो एक जगह पे सुरक्षित हो जाएगी। कभी मेरे जाने के बाद कभी बस पिताजी ही देख लें तो वो समझ जाएं कि ये किस परेशानी को महसूस करता था उस टाइम पे, क्यों इससे मेरी नहीं बनती थी, क्यों ये किसी काम को इस तरीके से नहीं कर रहा था जैसे मैं चाह रहा था। तो सिर्फ उस वजह से, उस मकसद से मैं बना रहा हूँ पापा ये, कि किसी दिन आप देखोगे, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जाने के बाद ही देखें। पैसा कभी खर्च करने में या पढ़ाई के लिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पढ़ना है, तो उन्होंने पैसे में कमी की हो, कभी नहीं। पैसे की तरफ से तो कोई परेशानी नहीं रही कभी भी। और मेरे साथ बस यही प्रॉब्लम सबसे मेन बनी हुई है उनके साथ, कि मैं आज तक अपने आप को खोल नहीं पा रहा हूँ उनके साथ। कोशिश करता हूँ मैं, और उन्होंने भी कोशिशें की हैं कि बोलें, थोड़ा बदलाव लेके आए अपने बिहेवियर में, क्योंकि पहले उनका अपनों के साथ ही बिहेवियर कड़क रहता था, बाकी बाहर की दुनिया के लिए बिल्कुल सॉफ्ट थे, वो नॉर्मल थे। तो एक ये भी चीज़ थी कि वो उनका अपनापन था इस चीज़ में भी। लेकिन मेरे छोटे वाले भाई के लिए नहीं, उनसे प्यार उनका हमेशा रहा है, लाडला है, और लाडला मेरा भी है। मैं माँ का लाडला था बचपन से, वो पिताजी का लाडला था। तो माँ तो कर देख लेती है कि चलो कहाँ किसको कम मिल रहा है तो उसको जाके सपोर्ट कर दो, तो वो तो अपना उस रोल को निभाते हुए आई हैं। थोड़ा वो नासमझ है अभी भी, मैं बताऊँ आपको। नासमझ आप इसलिए बोल सकते हो क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे
लोगों को आप आराम से बेवकूफ़ बना सकते हो। हर समय दिल से काम करने वाली सोच रखता है, मन में कोई कपट नहीं, किसी के खिलाफ कोई छल नहीं, नॉर्मल सा जीवन जीता है, बिल्कुल तड़क फड़क वाला अपना। उसे चकाचौंध थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ी अपनी बस बढ़े, हैसियत बढ़े, थोड़ा नाम हो गांव में, वो उन चीज़ों पे थोड़ा फोकस्ड रहता है। एक कमी और है उसके अंदर, वो है कि वो मेरे अंदर भी थी ये वाली, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत अपनी इम्प्रूव कर ली है, अब उसको सॉर्ट आउट किया है उस कमी को। ये कमी है जैसे कि आप को कोई बाहर से आकर कुछ भी बोले, आप खुद एनालाइज किए बिना उस चीज़ को आप डायरेक्ट उसकी बातों को सीधा दिमाग में एंट्री दे देते हो कि हाँ ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल उसकी बातों को उसको एक वचनों को सच मान लेते हो कि ये जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, इसने कुछ भी इसमें झूठ नहीं बोला होगा, झूठ नहीं बोला होगा, या इस ये बोल रहा है अपनी नज़रों से देखा हुआ, मेरी नज़र से वो कैसा है, उन चीज़ों के एनालाइज वो नहीं करता है। मैं भी नहीं करता था पहले, लेकिन अब मैं इन चीज़ों को, जैसे किसी ने आकर मुझे बोला कि भाई मैंने तेरे भाई को वहाँ पर उसके खिलाफ गाली देते हुए सुना था, तो पहले मेरा सडनली रिएक्शन होता था साले को मैं अभी कूटूंगा जाकर, लेकिन अब किसी ने बोला तो अब मैं सोचता हूँ कि यार वो दे नहीं सकता है, और दी होगी तो क्या कंडीशन रही होंगी, और उस बंदे का भी बिहेवियर ऐसा नहीं है कि उसे गाली दी जाए, तो हो सकता है क्या कहानी हुई होगी क्या नहीं, तो इसलिए सीधा उससे बात की जाए पहले कि भाई बात क्या थी, क्यों गाली दी उसको। तो ये चीज़ तब तक मैं अपने दिमाग में ये नहीं डाल लेता हूँ कि यार उसने गाली कैसे दे दी। तो उससे क्या है कि आप जब सुनते हो ना फिर उसको, तो आपका एक पॉइंट हावी रहता है कि नहीं ये तो दोषी है, आपने पहले क्लियर कर लिया दिमाग में, तो आप उस बात को फिर प्रॉपर एनालाइज नहीं कर पाओगे कि इसका गलत हिस्सा क्या है और सही हिस्सा क्या है। लेकिन वो अभी इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, उसको अभी कोई भी कुछ भी एक अननोन पर्सन भी आकर के बोल देगा तो वो उसकी बात को ही निर्णायक मान करके फिर जा करके उससे आगे बढ़ेगा। तो वहाँ पे वो चोट अभी तो खैर नहीं खाई उसने, क्योंकि अभी हम हैं ऊपर दोनों, पिताजी हैं मैं हूँ, मगर मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा बस वो रहता है कि वो आगे चलकर इस चीज़ से बहुत बुरी चोट खा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है उसका। तो अब आगे बढ़ता हूँ मैंने बताया था आपको हम जो है प्रेम में फंस चुके थे और यहाँ आ गए, शहर में रहने लगे, चीज़ें चलती गईं। माता पिताजी हमेशा से एक ही सीधा सिंपल थॉट होता था उनका, समझाना समझूना कुछ नहीं, कि नहीं भाई बात भी की उसकी तो हमसे बुरा कोई नहीं। रोना धोना स्टार्ट मम्मी का, मैं अगर उनको बोलता भी ना जा करके कि मम्मी मैं खुद चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी जो भी इच्छाएं मेरी शादी को लेकर मैं उसको पूरी करूं, मगर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं सकता, मैं फंसा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का हिस्सा पूरा उसने ले लिया था। मैं अपना जीवन दे चुका था कि भाई मैं बस रहूँगा तो इसके साथ रहूँगा, वरना मैं किसी के साथ नहीं रह पाऊँगा। मगर वो अपनी, अब बोल सकते हो यार ऐसा ही होता है, सब माँ बापाओं की सोच वहाँ पे तो उस समय तो यही होती है कि ये कोई तीसरा कोई बाहर का व्यक्ति हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे हो गया इसके लिए, ये हमारा है, ये हमारा अपना है। तो ये एक बाहर के व्यक्ति के लिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, क्यों हमारी बात क्यों नहीं मान रहा है, हमारे हिसाब से क्यों नहीं काम कर रहा है, हमारी कहे अनुसार क्यों नहीं वहाँ पे शादी कर रहा है। इस दौरान जल्दबाजी में इन्होंने कि शायद ऐसा ही होता है, और कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने सोचा कि भाई इसकी जो है ना जल्दीबाजी में शादी कर दो, यानी मेरी, तो ये चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, धीमे धीमे ये अपने आप लाइन पे आ जाएगा। मैं उस चीज़ को समझ गया कि ये सोच रख करके ये करवाना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम था इसका परिणाम बहुत बुरा होगा।
मैं हर जगह पे सॉफ्ट था, हर जगह पे बिल्कुल नॉर्मल था, सब कुछ थी, लेकिन उसका नाम आते ही, यानी मेरी जो उस समय लवर थी, उनका नाम आते ही मेरे अंदर एक विकराल रूप आ जाता था मेरा, बहुत आर पार की करने वाला, कि तुरंत नहीं है तो है, नहीं तो ख़त्म है, बस सीधी इतनी सी बात, कोई भी बात होती मैं कि भाई मुझे ख़त्म करो। माँ बाप से यही बोलता था कि मुझे ख़त्म करो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, बस यही सब, और यही चीज़ें चलती रहती थी आए दिन हमारे घर में। जब ये चीज़ें बढ़ने लगीं तो उन्होंने अचानक ही एक प्लान बना लिया अपने आप, माता पिताजी ने, कि ये ऐसे ही करता रहेगा, इसको बस सब जल्दी बांध दो कैसे भी करके। तो एक चाचा जी हैं, मैं उनको भी नहीं जानता था, लेकिन उनसे पिताजी के संपर्क थे, उन्हीं के घर पे उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुला लिया अचानक कि यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा काम है। मैं सीधा जैसा भी था वैसा पहुँच गया उनके घर। वहाँ पहुँचने के बाद जैसी देखी स्थिति, मैं समझ गया कि ये मतलब यहाँ पे जो माहौल है वो पूरी तरीके से प्री प्लान्ड है। लड़की वाले आए हुए थे, लड़की भी आई हुई थी, उन्होंने जल्दी जल्दी में करके, न मेरी कोई सलाह मशवरा मुझसे, न मुझे जानकारी तक नहीं है। सडनली मैं वहाँ पहुँचा हूँ तब मुझे मालूम चला है कि मेरे सगाई वाले हैं ये लोग, यहाँ पे बैठे हुए हैं ऑलरेडी। तो राजी बाजी तो पूछी नहीं जाती है, बस कि चलो देख लो लड़की को। जहाँ बुलाया उन्होंने वहाँ पे जाकर मैं बैठ गया। बैठने के बाद अपने आप ही जो वहाँ पे जो चाची थी, मम्मी थी, ये लोग लड़की को ला करके कब बिठा दिया मेरे पास, क्योंकि उस समय तो मेरे दिमाग में तो बस ये चल रहा था कि ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। अंदर ही अंदर मैं अपने आप को मारे चले जा रहा था, बस ये मानो। लड़की को मैंने देखा तक नहीं, वो कब आई, कब बैठी, कब इन्होंने क्या बातें की, क्या नहीं की, ये तक मैंने ज़्यादा फोकस नहीं था उस टाइम पे। तो बस मैं कहा यार ये तो ख़त्म कर रहे हैं मेरा सब कुछ, ये आज के बाद मेरा जीवन ख़त्म, मेरा वो लव, मेरा जो लवर है या मेरा जो है वो ख़त्म, बिल्कुल समाप्त आज के बाद सब कुछ। आंखों में आंसू थे, सब लोगों ने देख लिया, कोई मतलब नहीं, बस सब एक दूसरे को बना रहे होंगे, बता रहे होंगे अरे होता है ऐसा ही, अभी है फिर नहीं होगा, धीमे धीमे सब सध जाते हैं, लड़कों के तो ये होते ही हैं। ये अपने आप बता रहा हूँ मैं कि ये बातें रही होंगी पीछे उनकी। मैं तुरंत वहाँ से बाइक उठा करके सीधा भागा चला आया घर। ये लोग फिर बाद में अपना पक्की पुक्की जो भी होती हैं वो करके घर पर आ गए। फिर मम्मी ने मुझे थोड़ा सा वही प्यार की भाषा में समझाया, बेटा ऐसा है वैसा है, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, बात फंस गई है, और इज्जत की बात है, हमारी तो इज्जत लुट जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहा भाई आपका मेरे शरीर पे पूरा हक है, पूरा अधिकार है, तुम्हारा दिया हुआ ही जीवन है, मगर ये जो मन है या मेरी आत्मा है जिस पे मेरा भी अधिकार नहीं है, वो ईश्वर के द्वारा दी गई एक चीज़ है, और उसने उसे कहीं और बिठा दिया है। अब मैं चाह करके भी उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ, नहीं ये नहीं हो पाएगा। मगर इतनी हिम्मत मेरी तब भी नहीं थी कि मैं पिताजी से बोल सकूं कि मैं नहीं करूँगा शादी। वो आकर के बोल रहे थे तो मैं चुप था बस, हाँ भाई करेगा कि नहीं करेगा, मैं चुप था। मना मैंने कभी जीवन में उनके सामने किया ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने उनसे, उन्होंने किसी काम की बोली हो तो मैंने उनसे बोला हो कि नहीं मैं नहीं कर रहा, कभी नहीं जीवन में, आज तक नहीं, अब तक नहीं, मेरे मुंह से मना उनके लिए कभी नहीं निकली। नहीं कर पा रहा हूँगा, मन ही मन में गुस्सा होके इधर उधर चला जाऊँगा,
फिर जाके मम्मी को बोलूँगा, मम्मी यार कैसे वो कर दूँ मैं ये काम, मुझसे नहीं होगा ये काम, मैं नहीं कर रहा ये काम, चाहे वो जो भी कोई काम हो। तो मम्मी फिर बाईपास करेंगी वहाँ पे, वो बोलेंगी कि वो मना कर रहा है, उसका मन नहीं है। मतलब मैं मना नहीं कर सकता पिताजी से किसी भी चीज़ की। मेरा कितना भी काम खराब हो रहा हो, कुछ भी काम अगर उन्होंने बोल दिया, मैं उसे पहले प्रायोरिटी देता हूँ, वो जाकर के पहले निपटाता हूँ, ख़त्म करता हूँ। आज तक अगर मुझे कोई भी काम वो सुपुर्द करते हैं, मैं उसको अपने पूरे इच्छा शक्ति से उस काम को ख़त्म करता हूँ पहले। अपना कोई भी काम होगा, कुछ भी होगा, मैं वो उसे सेकेंडरी रखता हूँ। सर्वप्रथम पिताजी ने मुझे कोई काम दिया है, वो पहले जाके समाप्त करना है, बाद में कुछ करना है। तो अब वो कहानी पे लौटते हैं। बीच बीच में भटकता हूँ भाई मैं, कभी कोई चीज़ याद आ जाती है तो उस तरफ चला जाता हूँ उन बातों पे, कभी कोई चीज़ याद आ जाती है तो उस तरफ भाग जाता हूँ। इसीलिए शायद ये सीरीज लंबी खिंच रही है, वरना मैं 2-3 वीडियो में अपना ये दर्द निकाल निकल के इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहा था। और जैसे ही मुझे लगेगा ना, अभी मेरी वीडियोस पे व्यू 8, 10, 12, 15, 20 ऐसे आ रहे हैं, 50, 100 तक कोई समस्या नहीं है। जैसे ही मुझे लगेगा कि इन वीडियोस पे मेरे व्यू बढ़ रहे हैं, मैं इनको प्राइवेट कर दूंगा, मतलब अपने लिए कर दूंगा। फिर बाद में जो भी वीडियो बनेंगी, अब ये वीडियो भी प्राइवेट हो जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा किसी को, वो उसका जिक्र मैं अगली किसी वीडियो में करूँगा। तो फिलहाल मैंने जो है, मेरा नंबर जो है वो उस लड़की को दे दिया गया था जिससे पक्की हुई थी मेरी। उसने मुझे कॉल किया, अगले दूसरे या तीसरे दिन कॉल आया उसका। उधर शादी के कार्ड वगैरह भी छप गए थे, इधर इन्होंने पिताजी ने भी अपनी तैयारियां कर ली थी सब चीज़ों की। और मेरे लिए हर सेकंड ऐसी जा रही थी कि मेरे जैसे जीवन ख़त्म होने वाला है उस तारीख को, क्योंकि शादी तारीख वगैरह सब आ गई थी, तो मुझे मालूम चल गया था उस तारीख की शादी है। मेरे दिमाग में ये चल रहा था उस तारीख को मेरा जीवन ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। 2-3 दिन बाद उस लड़की का फ़ोन आया जिससे पक्की हुई थी। उसने फ़ोन किया, बात हुई, तो उससे मैंने साफ साफ बोल दिया कि देखो देवी जी, आपको मुझसे अच्छा लड़का हर हाल में मिल जाएगा, क्योंकि आपको मैं मिल ही नहीं रहा हूँ, जीरो मिल रहा हूँ। कम से कम आपकी कहीं पे भी शादी होगी, वो लड़का आपके लिए कुछ तो रखेगा, कुछ तो होगा। मैं जीरो हूँ बिल्कुल, बल्कि नेगेटिव में भी जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से आप कभी भी पत्नी वाला कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोग आए इतनी तूफानी तरीके से, छठ मंगनी पट ब्याह वाली स्थिति पे, न लड़के से बात की न लड़के का पूछा, क्योंकि आप लोग लड़के से तो शादी कर ही नहीं रहे हो, आप कर रहे हो मेरे पिताजी के रसूख से, मेरे पिताजी की वैल्यू से, मेरे पिताजी की जो भी संपत्ति, जो भी उनका ओहदा है, उसको देखकर आप उस चीज़ से शादी कर रहे हो, ना कि मुझसे। तो मैं आपको ताउम्र मिलूंगा भी नहीं। अब ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से भी बेचारी ने कोशिश की, एक उस हैसियत से नहीं कि उनको करनी है कि फिर भाई उनकी होगी नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने बस इस तरफ से कि देखो ऐसा होता है, मगर ऐसा इतना लंबा नहीं उसको खींचते हैं कि आप अपने माँ बापों की भी इच्छाओं की आहुति दे रहे हो इसमें। खूब कोशिश की बेचारी ने, मगर मैंने कहा नहीं, मैं इस जगह पे मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं अब खुद अपने माँ बापों को वो सारी चीज़ें देना चाहता हूँ जो इस पृथ्वी पे अभी तक कोई औलाद भी ना दे सकी हो, मगर इस चीज़ में ये मेरे हाथ में नहीं है। ये बहुत क्लियर करते हुए जा रहा था मैं सबसे, मगर किसी की समझ में नहीं आता है। देखो ये भाव है ना, ये जो जाल है, ये प्रेम वाला प्रेम जाल, इसमें जो फंसा होगा वो ही समझ सकता है इस चीज़ को जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने कभी नहीं किया होगा तो आपको भी लग रहा होगा कि अबे यार ऐसा कौन सा भी भूत चढ़ गया हो कि तुझे ये नहीं दिखाई दे रहा था कि माँ बाप की इज्जत की बात है और सवाल है, ये है वो। आप बिल्कुल सही हो गए अपने हिसाब से। मैंने उस लड़की के ही चाचा को नंबर निकाल के, उसके लड़की के चाचा को, जो इसमें थोड़ी मेन भूमिका में थे और थोड़ी हमारी उम्र के पास में भी थे वो, बाकी तो उसके पिताजी तो वो भी भाई एजेड ही रहे होंगे, सब नॉर्मल सी बात है।
तो मैंने उसके चाचा जी को फ़ोन लगाया, उनको बुलाया, वो भी ऐसी जगह बुलाया बियर बार में, ताकि पहला इंप्रेशन तो यही पड़े कि लड़का पीता है। और मैं उस टाइम तक पीने में मेरे बियर आ गई थी, रनिंग में बियर में पीता था। वहाँ बैठे हम, बियर पी, उनको भी पिलाई, उन्होंने भी पी। उनसे फिर बोला तसल्लीपूर्वक, वो समझदार थे काफ़ी, बिल्कुल क्लेवर थे बेचारे। उन्होंने मेरी बातें समझी, सब तरीके से मैंने उनको बता दिया था कि देखो जी, मेरी इच्छा नहीं है इसमें शादी में जरा सी भी। आप लोग करके जा रहे हो, ज़बरदस्ती करके जा रहे हो। कल को शादी के बाद अगर आपकी बच्ची परेशान हो रही है या कुछ भी आपसे जा कर के कंप्लेंट कर रही है, तो आप उस कंप्लेंट को लेकर मेरे पास मत आना कभी भी, क्योंकि आप ये शादी मुझसे नहीं कर रहे हो, मेरी इच्छा से नहीं हो रही है। वो समझ गए। और एक समझदार इंसान की पहचान भी होती है यही कि जब उसे मालूम चल जाए कि यार हम तो अपनी बच्ची को एक गलत जगह पे ही डाल के आ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट किया उस चीज़ को। लेकिन उन्होंने मुझसे एक वचन लिया, हालांकि कोशिश उन्होंने भी की कि देखो यार ऐसा है, ये चीज़ें सब करते हैं, हमने भी की हैं, लेकिन ये मतलब हड्डी को वो क्या बोलते हैं उसको खाओ, मुर्गे को खाओ, हड्डी को गले मत लगाओ, कुछ इस तरीके से। मैंने कहा भैया वो चीज़ अपनी में नहीं है, मैं नहीं हो पा रही है, वो हड्डी हमारे गले में नहीं है, बिल्कुल अंदर फंसी हुई है हमारी बोन मैरो में, जो हमारी बोन मैरो होती है, मैं कि उसमें वो सम्मिलित हो चुकी है वो हड्डी। उस हड्डी को निकाल दोगे तो हमारी भी वो रीढ़ की हड्डी फिर निकल जाएगी। वो समझ गए कि नहीं, इसको ये नहीं समझेगा। तो उन्होंने मुझसे एक वचन जरूर ले लिया था कि देखो जी ऐसा है, हमारी शादियों के कार्ड छपना अलग बात होती है, बट तक गए हैं। अब हम उन लोगों से जा कर के कैसे बोलेंगे कि भाई हमने क्यों फिर शादी को कैंसिल किया है। बात उनकी अपनी जगह सही थी। इसलिए आप अगर हमसे तोड़ रहे हो, ऐसा नहीं हो कि आप हमसे तोड़ के कहीं और जोड़ रहे हो। फिर मतलब उनका मानना ये था, उनका कहना ये था कि ऐसा ना हो कहीं कि आपको दहेज का लालच कहीं और से कहीं ऑफर आ गया हो, तो आप इस वजह से छोड़ रहे हो इस शादी को, ये सब बहानेबाजियाँ हों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जी, अगर आप मेरी शादी सुनोगे कि मेरी शादी हुई है, तो बस वही सुनोगे कि उसी से हुई है जिसके लिए मैं ये शादी छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बस ठीक है, यही वचन दे दो। मैंने कहा ये वचन मेरा आपसे रहा। वो बेचारे बिल्कुल खुशी खुशी होकर चले गए। खुशी क्या मतलब, ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को। और आज भी मैं इस वीडियो के माध्यम से भी उनका धन्यवाद करता हूँ कि उस समय ये बहुत अच्छा हुआ कि मुझे इतने समझदार इंसान मिले जिन्होंने मेरी उस परिस्थिति को समझा, भांपा और अपने एक समझदारी वाला स्टेप वहाँ पे लिया। उन्होंने जाकर चुपचाप शादी विड्रॉ की, बिल्कुल दो टूक में। न उन्होंने बेचारों ने कभी माताजी को या पिताजी को फ़ोन किया, बस यही बोल दिया कि नहीं जी अब रहने दो, ये शादी ज़बरदस्ती है, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। पिताजी को जानकारी हुई, घर में भूचाल आ गया कि ये क्या करके आ गया है। अब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। पिताजी का क्रोध पहले से ही रहता था, अब और ज़्यादा था, खूब मारा। मैं शौक से खड़ा हो गया था एक बार। और गांव की बात है, क्योंकि पिटते पिटते भी शरीर भी मजबूत हो लिया था। बेशर्माई भी बोल सकते हो उस चीज़ को, बेशर्माई ही उसी चीज़ को बोलते हैं कि पिट पिट के इस पर कोई असर नहीं होता। उनके हाथ में जो भी था वो उससे पीटे जा रहे थे, मैं खड़ा हुआ था, कर लो जो चीज़ आपकी है, आप उस पर पूरा अधिकार दिखाओ। लेकिन जो चीज़ मेरे ही कंट्रोल में नहीं है वो मैं आपको कैसे करूँ, वो चीज़ मतलब आप समझ जाओ कि बस भैया मैं उस चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा था, किसी भी कीमत पे न कर सकता था। होते होते काफ़ी समय बीत गया। आइसोलेटेड मुझे आइसोलेट कर दिया गया, गांव में ही वापस पहुंचा दिया गया। 5-7 दिन वहीं रहा, छोटे वाले चाचा जी की निगरानी में, वहाँ मुझे संभाल के रखा गया। लेकिन इधर अब इनका हो गया सेकंड प्लान स्टार्ट, मेरे परिवार वालों का।
इन्होंने एक बीच में एक थे जो पिताजी के भी संपर्क में थे, और वो जो वो लड़की थी और उसके पिताजी के भी संपर्क में थे। तो उनके ज़रिए वहाँ पे जा कर के संवाद किया कि भाई ऐसा है, देखो ये चीज़ बहुत ऊपर हो रही है, ना आपके लिए ये हित में है, ना हमारे लिए हित में है, तो कोशिश करो आप उसकी शादी कर दो। इन्होंने मुझसे बोला था कि भाई वो अगर अपनी मर्ज़ी से अलग शादी कर रही हो तो तू ज़बरदस्ती तो नहीं करेगा, उसे रोकेगा नहीं? मैं बिल्कुल भी नहीं, अगर वो अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं तो तू फिर कैसे मानेगा कि वो अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? मैंने कहा मेरे आमने-सामने बिठा दो उनको, वो मेरी आँखों में आँखें डाल के बोल दे कि भाई मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं आज से, मैं अपने पिताजी की बात मान रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से अब मैं वहाँ पे शादी कर रही हूँ। नहीं, हो जाएगा क्लियर। तो इन लोगों ने अपना प्लान चलाया अपने हिसाब से, बड़ों के हिसाब से कि बच्चों को तो इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। फ़ोन ले जा कर के कि वहाँ पे स्थिति ऐसी बना दी लड़की के सामने। पिताजी ने, उनके जो पिताजी हैं, खैर उनकी स्थिति आज मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी भी बेटी है बड़ी, तो उनकी क्या सोच रही होगी। लेकिन उस टाइम पे मैं सच बताऊँ, मेरी उनके लिए कोई भी सहानुभूति नहीं थी। मेरा बस टारगेट, मेरी सहानुभूति वगैरह कुछ भी नहीं, मेरे अंदर उस चीज़ के अलावा कुछ चलता ही नहीं था कि बस मुझे तो ये चाहिए। मेरा जीवन ही शायद इसीलिए परमात्मा ने यहाँ पे दिया है कि मैं इससे शादी करूँ और इसके साथ जीवन बिताऊँ। इन्होंने फिर भी अपनी तरफ से कोशिश की, जा कर के जो लड़की के पिताजी हैं उन्होंने अपने ऊपर मतलब उस स्थिति में ले आए कि भाई या तो उससे बोल, वरना मैं अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ। उस बेटी के लिए कितना मजबूर वाला दिन था उस समय। तो उन्होंने, और ये सिर्फ मेरी तरफ नहीं था कि मुझे ही ऐसी फीलिंग थी, सेम टू सेम वहाँ पे भी थी कि करनी है तो वहीं करनी है, नहीं तो अपने आप को ख़त्म करना है। मतलब वही लड़की धीरे धीरे, जिसने बोला था कि क्यों देखता है मेरी तरफ, मैं किसी दिन तुझे पीट दूंगी, वहाँ से स्टार्टिंग हुई। फिर वो धीरे धीरे वो इतनी गहरी हो गई चीज़ें कि अब वो उसी स्थिति पे थी जिस स्थिति पे मैं था कि नहीं रहेंगे तो साथ में रहेंगे, नहीं तो फिर रहेंगे ही नहीं। मगर वहाँ पे फिर जो स्थिति बनाई जा कर के कि भाई एक बार उससे फ़ोन पे बात करवा दो, बुलवा दो कि भाई ठीक है वो अपनी मर्ज़ी से कर रही है। अब वो समझ में आ गया मेरे। उन्होंने बोल दिया फ़ोन पे, रो रही है, चीख रही है कि मैं नहीं करूँगी तुझसे, मैं अपने माँ-बाप की मर्ज़ी से करूँगी, मैं तुझसे नहीं करूँगी शादी, तू कुत्ता है, गालियाँ तक दिलवा दी मुझसे। मैं समझ गया था पूरा, क्लियर था, क्रिस्टल क्लियर था मेरी नज़र में कि क्या चीज़ें हो रही होंगी वहाँ पे। अब आप अंदाज़ा लगाओ मैं किस माहौल को झेल रहा था, क्या था मेरे साथ में उस समय, क्या नहीं हो रहा था, बस उसे तो अब मैं अपने आप को भी नहीं बता सकता। हालाँकि मालूम था कि वो उनके दबाव में आकर के गालियाँ दे रही हैं और ये स्थिति है। अपने आप को उस दिन बहुत परेशान किया मैंने, बहुत नुकसान पहुँचाया अपने शरीर को। अब कुल मिलाकर इन सब चीज़ों को झेलते हुए थोड़ी समय बाद थोड़ी शांति हुई, क्योंकि एक लेवल होता है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस हो रहा है घर में, कलेश ही कलेश चल रहा है कई दिनों से, एक हाई पीक पे पहुंच गया। अब मैं उत्पात छोड़ दिया था, मैंने सोच लिया कि अब नहीं, शायद जीवन यहीं तक था हमारा। लेकिन मैंने कुछ वो जो गोलियां वगैरह सुनी थी कि ये गोलियां खाने से ऐसे हो जाते हैं, वैसा हो जाता है, वो तक खरीद ली,
सिर्फ अपने लिए नहीं, उनके लिए भी, अपने लिए भी। मैंने कहा उनको भिजवा दूंगा, पहुंचा दूंगा, जैसे लेटर पहुंचाता था वैसे। फिर उनकी इच्छा है वो आए साथ में कि नहीं आए, मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। ये तक मेरा प्लान बन गया था। मगर फिर भी मेरे दिमाग में एक बार आया कि एक बार और कोशिश करूं। पिताजी के एक मित्र थे जो कि जिनसे वो गहरी बातें कर लेते थे आपस में। मैंने उनके बारे में सोचा मैं कि एक बार उनसे जाकर के रिक्वेस्ट करूं, उन्हें समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि पिताजी से तो नहीं बोल पा रहा हूं मैं, तो उन्हें जाकर बताऊं। वो इस चीज़ को पिताजी को बता सकते हैं कि भाई चीज़ बहुत गहरी है, नहीं जा रही है इस तरीके से जो तुम कोशिशें कर रहे हो। मैंने कहा शायद हो जाए कुछ। तो वो आखिरी उम्मीद लेकर के मैं उनके घर रात को कॉल करके उनके पास गया। उनके सामने मैंने अपना सारा निकाल दिया कि अंकल जी, यहाँ तो मेरा अंत है, लेकिन ये शादी नहीं कर पाऊंगा मैं कहीं पे भी। करूंगा वहीं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं कर सकता। ये चीज़ नहीं आई थी मेरे कभी भी कि भाई चलो ये लोग नहीं मान रहे घर से तो घर से भाग चलते हैं, भाड़ में जाने दो, ये हमारी नहीं सोच रहे, हम इनकी क्यों सोचें। नहीं, मुझे मालूम था कि भाई नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो बेचारे वो भी चाह करके भी नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर सकते हैं। वो अगर चाहें भी कि चलो ठीक है करवाते हैं, तो स्थिति वहाँ पे समाज का जो प्रेशर है, जो अनविजिबल प्रेशर रहता है ना, वो बहुत तगड़ा होता है भाई। आज भी है, आज भी रहता है। उसी के चलते अभी हमारे गांव में भी एक इंसिडेंस हुआ जिसमें 2 लोगों की जान गई है। उसके बारे में जिक्र बाद में करूंगा। तो फिलहाल ये चीज़ चलते चलते बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच ली। फिर मैंने जाकर अंकल जी से बोला कि अंकल जी ये देखो अंत है, अब न मुझसे अब कुछ कोशिश की जा रही, मैं समझ रहा हूँ, और न मैं कहीं और कर पाऊंगा, मैं खुद भी किसी भी तरीके से। तो जो मेरी यथास्थिति थी वो मैंने उनके सामने जाकर के फूट फूट के रो रो करके उनके सामने डाल दी। नेक्स्ट डे अंकल जी घर पर आए। उन्होंने अपनी जो भाषा होगी, अपने तरीके से, उन्होंने अपने तरीके से पिताजी से बात की। उन्हें गहराई का अंदाजा भी उन्होंने शायद लगवाया उनको कि देखो चीज़ें इस स्थिति पे हैं कि यहाँ तो आपका लड़का जा रहा है, या फिर आप उनकी करवा दो शादी। अब मैं सोचता हूँ कि पिताजी भी उस दिन कितने असहाय होंगे। उनको पहली बार मैंने रोते हुए देखा था। मेरे लिए मेरा आसमान फट गया था। हर चीज़ में समर्थ, हर चीज़ उनके कंट्रोल में। मैंने आज उनको इतना बेबस कर दिया, वो फूट फूट के रो रहे हैं। नहीं चाहता था कि वो रोए, मगर स्थितियां थी रोने वाली। असहाय थे वो भी। एक तरफ बेटे को देख रहे थे कि यहाँ तो बेटा जा रहा है, यहाँ पर एक तरफ जो इज्जत जो खुद की जान से भी ज़्यादा ऊपर होती है वो जा रही है। और यही स्थिति उस समय उनके परिवार के साथ भी चल रही थी। तो डायरेक्ट पिताजी ने नहीं बोला, मगर जो वो अंकल जी आए थे उन्होंने बोला था कि देख भाई, बाकी क्या करना है क्या नहीं वो तू सोच, तू समझ, मगर जो तू कल मुझसे बोल रहा था और जो तेरे मन में चल रहा है वो काम बिल्कुल मत कर देना। वो किसी कीमत पे एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी खुद की हत्या करना। अब वो बाप हैं तेरे, वो मुंह से तो कुछ कह नहीं सकते, बस वो चाहते हैं कि भाई ये काम मत कर लेना बस। तो समझ गया था मैं कि बात वही है कि भाई ये अपने मुंह से तो ये नहीं बोलेंगे कि भाई तू जा भाग कर शादी कर ले, न तो सामाजिक तौर से मैं शादी करवा सकता हूँ यहाँ पे। और वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि तू
अपने आप को नुकसान पहुंचा। मगर इस चीज़ को मैंने सिर्फ सुनकर, एहसास कर करके कि यार पिताजी कितना कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, मैंने अपने आप को फिर समय दिया कि मैं कोशिश करूं, अपने भाव को चेंज करूं, उससे न बातें करूं। मैंने संपर्क छोड़ दिया उससे। बातें करना बंद कर दिया। बातें क्या, वो बातें तो हमारी थी नहीं, बस फिर से मुझे फ़ोन पहुंचाना था वहाँ पे। फ़ोन पहुंचता तो बातें होती, और कोई जरिया ही नहीं था। लगभग 3-4 महीने गुजर गए। मैं कोशिश कर रहा था बस, मगर था नहीं, आ ही नहीं रही थी हिम्मत कि मैं कहीं किसी से शादी कर लूँ, पिताजी की मर्जी से कर लूँ। एक दिन मैं अपनी जो मेरी क्लोज थी सिस्टर, उनको लेने के लिए उनकी ससुराल गया था, उनको लेकर आ रहा था। तभी रास्ते में मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आई थी, और वो कॉल थी उन्हीं की। उन्होंने अपने जो चाचा जी हैं उनके फ़ोन से मेरे लिए कॉल किया था छुप के, क्योंकि उन्हें फ़ोन मिल गया था। उनके चाचा जी रहते थे बाहर शहर में, तो वो गए थे, तो उनसे फ़ोन लिया। वो गए क्यों थे वो भी चीज़ उन्होंने बताई कि ऐसा है, आज मुझे ये लोग शादी तय करने के लिए, जो पहले शुरुआत होती है उस चीज़ के लिए ले जा रहे हैं, और जो कुछ करना है वो कर लो, क्योंकि अब मैं यहाँ से जब वापस पहुँचूँगी मैं अपने आप को ख़त्म करूँगी। मतलब अगर यहाँ पे जहाँ पे वो शादी की बातें होती, लड़का लड़की को देखता, लड़की लड़के को, बात फाइनल हो जाती, अगर शादी पक्की होती तो वो जाकर के शाम को अपने आप को ख़त्म कर लेती। और अगर शादी बाई चांस कैंसिल ही हो जाती कि भाई पसंद नहीं आया या बात नहीं बनी, तो फिर और टाइम मिल जाता, फिर और चलते। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, चाहे बात पक्की हो जाए चाहे बात कच्ची हो जाए, तुम पहले घर पहुंचना, और मैं जो है कल फ़ोन वहाँ पे पहुँचा दूँगा, और वहाँ से उठा लेना, फिर बात करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने जा कर के फ़ोन वहाँ से अगले दिन उठाया, फिर अगले दिन हमारी बात हुई। उन्होंने बोला कि वो तो बात पक्की हो गई, ये लोग नहीं मानेंगे और अब शादी हो जाएगी। तो मैंने बोला मैं कि चलो तुम्हें ख़त्म तो करना ही है अपने आप को, जब बनी रही है स्थिति ऐसी, तो क्यों ना 7 फेरे लेकर के ही ख़त्म करें। कम से कम शादीशुदा होकर के तुम अपने आप को यहाँ से अलविदा करें। ये सोच लेकर के मैंने उन्हें दिन बता दिया, प्लानिंग की धीरे धीरे, क्योंकि शादी वादी में पक्की होने में, डेट निकलने में उनमें टाइम लगता है, तो हमें इतना टाइम मिल रहा था। लेकिन इतना भी सोच लिया था हमने कि उस टाइम तक भी नहीं पहुँचना है जहाँ पे ये कार्ड वगैरह छप जाते हैं और बांटने होते हैं, नहीं उससे पहले पहले करना है, क्योंकि फिर उससे भी ज़्यादा और बदनामियाँ होती हैं। और वैसे भी ये केस अपने आप में एटम बम था, ये फटता तो आसपास के कईयों किलोमीटर तक पहुंचता, क्योंकि ऐसा केस पहले हुआ ही नहीं था किसी भी जाति में। मैंने प्लानिंग की धीरे धीरे, सारी चीज़ें सोच के कि हमें कहाँ जाना है और कौन सा रूट हमारे लिए सही रहेगा। शुरुआत में अगर हमारी खोजबीन होगी भी तो हमने तारीख डिसाइड की, और यहाँ से अपना जो भी था इंतज़ाम जितना कर सकते थे इतने टाइम में वो किया, और रात के समय में हम लोग निकल गए। उसके बाद फिर हमने क्या क्या चीज़ें फेस की,
बाद में यहाँ पे क्या हुआ, अब जब बैठ जाता हूँ बात करने या बताने में तो डिटेल में चला जाता हूँ, इसलिए वो पूरी स्टोरी को एक वाइंड अप नहीं कर पा रहा हूँ। फिर कुछ उत्साह रह गया, अब कल के लिए ये छोड़ देते हैं क्योंकि टाइम हो गया, अब ठंडें भी स्टार्ट हो चुकी हैं। नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर क्या दिसंबर का स्टार्ट होने वाला है, 25 नवंबर है आज। तो ठंड भी लगने लग गई, अब 5 बज गए और मुझे जाना भी है एक जगह। कल करते हैं इसको कंटिन्यू, कल करेंगे कोशिश कि कल के ही भाग में इसको निपटा लूँ पूरे को। चलिए ठीक है, राम राम जी।